हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं सुबह 11 बजे आपके जीके जीएस का टेस्ट यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं और देख सकते हैं बेहतरीन क्वेश्चन बेहतरीन कंटेंट के साथ यहाँ पर सुबह 11 बजे आपका बेहतर रिवीजन होता है। और साथ में यहाँ पर देख सकते हैं हमारे ऐप में नहीं जुड़े हैं तो ऐप में जुड़ सकते हैं। आप लोगों के लिए किसी भी कोर्स को परचेज करने के बाद आपको फ्री टेस्ट सीरीज है ना अनलिमिटेड हर एक एग्जाम के लिए उपलब्ध करा दी गई है। जो टेस्ट सीरीज आप लोग अलग से परचेज करते थे है ना, जो कि 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, वो आपको मात्र हमारे कोर्स को परचेज करने के बाद कोई भी कोर्स, क्योंकि हमारे कोर्स की कीमत मात्र 60 रुपये 70 रुपये ऐसी है ना, तो एक कोर्स परचेज कर लेंगे, उससे टेस्ट सीरीज भी आपको अनलिमिटेड हर एग्जाम के लिए मिल जाएगी और साथ में कोर्स का भी आनंद मिलेगा है ना। जीके का भी कोर्स आप ले सकते हैं, जीके के प्रैक्टिस सेट आपके पड़े हैं उसको भी आप ले सकते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों के लिए जल्द यहाँ पर आपके नए कंटेंट के साथ आपकी करंट अफेयर वगैरह ये क्लास अभी आपकी चलने वाली हैं, तो लगातार जुड़ते रहिएगा। आपके आरओ एग्जाम की डेट भी आपकी आ गई है, इसलिए तैयारी बिल्कुल जोरों शोरों से करिएगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, खुश रहिए, स्वस्थ सफल बनाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट किया जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लार का पीएच मान कितना होता है। चलिए बताना है कि जो लार है तो आपका यहाँ पर जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो आंसर आ गया है, काफी लोग दिए हैं यहाँ पर बी नंबर, लेकिन इसका सही आंसर आपका बनेगा ए नंबर है। याद रखिएगा 6.5। हालांकि देखा जाए तो आपके 6 पॉइंट से लेकर यहाँ पर 7.6 तक होता है, तो जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, लेकिन जो आपका नॉर्मल लेवल होता है वो आपका नॉर्मल लेवल 6.5 होता है, याद रखिएगा। तो इसलिए आपका जो आंसर देना है वो आपको फर्स्ट देना है कि 6.2 से लेकर 7.6 के बीच होता है। क्या 7.6 के बीच होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपको ए देना है। याद रखिए, मतलब आपके खाने पीने से ही बदल जाता है, जैसे जैसे आप खाने पीने की चीजें खाते हैं उसी के हिसाब से बदल जाता है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है और आपसे कह रहा है कि सर रोग के नाम दिया है और जीवाणु के नाम दिया है कि कौन सा रोग है और किससे फैलता है। दूसरे नंबर में पहला ऑप्शन देखते हैं, जैसे हैजा होता है और ये जो हैजा होता है वो किससे फैलता है आपसे कह रहा है। तो हैजा की बात करते हैं तो देखो दिया गया है विब्रियो कालेरा, बोलते हैं ना कालरा हो गया, तो हैजा कैलरा। 6 रोग जो आपका टीबी होता है और टीबी होता है तो फिर आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपकी ये होता है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस मतलब आपका हो गया 4 में। निमोनिया की बात करते हैं तो निमोनिया क्या हो जाएगा, तो आपकी न्यूमोनी जो कि आपका आंसर ये इसमें आपका बी बनेगा। और टिटनेस हो जाएगा टिटेनी। देखो सभी बिल्कुल आसान आपके थे, आप अगर लास्ट में शब्दों को पकड़ लेते तो आपको यहीं से पता चल जाता, मतलब आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। पहाड़ियां दी गई हैं और राज्य दिया गया है। अगर पूछे सर गारो पहाड़ी कहाँ पर मिलेगी तो आप कहेंगे सर गारो तो आपकी मेघालय में है। मिरी आपकी जो है वो आपके अरुणाचल प्रदेश में है। पंचमलाई अगर बात करते हैं तो तमिलनाडु में पहुंचेंगे और डालमा जो पहाड़ियां हैं वो आपकी झारखंड में है। पहला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका फर्स्ट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित करना है। बांध दिया गया और नदी दी गई है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपके सामने है और आपकी अगर हम बात कर लेते हैं चारों ऑप्शन में से, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर देखो दिया गया है कि दुलस्ती जो आपकी परियोजना है वो आपकी चीनाव पे हो जाएगी। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी गांधी सागर जो आपका है आपकी चंबल नदी पर आपको मिलेगा। उकाई बांध जो आपकी है वो तापी नदी पर है और जो तवा है वो आपकी तवा नदी पर है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका इसका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपके 5 में दिया गया है संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि सर ये जो अधिकार है ये किस न्यायालय के अंतर्गत आपका लाया जाएगा, तो ये होता है आपका अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। कहेंगे सर जितने भी आपके संविधान की व्याख्या संबंधित विवाद होते हैं है ना, याद रखिएगा ये सर्वोच्च न्यायालय के आपके अपीली क्षेत्राधिकार में आते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया गया है और 6 नंबर में पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि सर नाबार्ड की अगर बात करते हैं, जो नाबार्ड है ये देश में कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। कहेंगे सर बिल्कुल सही बात, आपका पहला सही दिया है। नाबार्ड का मुख्यालय आपके मुंबई में है। अब आप बताइएगा कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर, बताइएगा नाबार्ड का मुख्यालय जो आपका है वो कहाँ पर है, मुंबई में है। तो आप कहेंगे जी सर जी मुंबई में, इसका मतलब आपका पहला और दूसरा दोनों ही ऑप्शन आपका सही हो जाएंगे। जिसको ऑप्शन आ रहा है सी नंबर बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम है और ये किस वर्ष लागू हुआ। 7 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए 7 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी हो जाएगा 2006 में। कब है, तो आपके 2006 में ये आपका लागू हुआ था। ये अधिनियम कौन सा है, तो अधिनियम की अगर हम बात करें तो अधिनियम 2000 यहाँ पर 5 है, लेकिन लागू पूछे तो आपको 2006 बताना है।
दोनों में आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के जो समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। मतलब ये जो नियम दिया गया है वो किसका है, तो ये नियम है अवोगाद्रो का जो नियम है। याद रखिए, अवोगाद्रो का नियम होता है कि समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। यह अवोगाद्रो का नियम होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। 9 की बात करते हैं और 9 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 16 अगस्त 1905। क्या बोलेंगे कि सर 16 अगस्त 1905 है और इस दिन बंगाल में दोस्तों शोक दिवस मनाया गया। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है और आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण अर्थात एनजीटी की स्थापना भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष की गई थी। 10 नंबर की बात करते हैं तो 10 नंबर का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 2010। क्या हो जाएगा, तो दोस्तों याद रखिए 18 अक्टूबर 2010 को याद रखिएगा एनजीटी की है ना स्थापना हुई थी। ये जो ऑप्शन आ रहा है डी नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये विशेष प्रकार की संस्था है जो पर्यावरणीय विवादों को सुलझाने का काम करती है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 दिया गया है और आप 11 नंबर आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। 11 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा कि क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार जो आपके रहे थे, यहाँ पर जो वार्ता किया था इनमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो मौलाना आजाद थे। यहाँ पर आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। याद रखिए, ये जो क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के मतलब कह सकते हैं वार्ताकार आपके थे। ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आते हैं। क्वेश्चन नंबर का पहला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी माप है। 12 नंबर की बात करते हैं दोस्तों, याद रखिए किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है उसकी माप होती है, मतलब ये जड़त्व है। बोलेंगे किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है उसकी माप अर्थात उसकी जड़त्व का माप होता है। यहाँ पर आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। मतलब किसी वस्तु का द्रव्यमान उसमें जो मौजूद पदार्थ होते हैं उसकी मात्रा के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट बनेगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व जो पिच है जो निर्भर करता है। ध्वनि का जो महत्वपूर्ण अभिलक्षण है या तारत्व जो आपका जिसे हम पिच कहते हैं, ये निर्भर किसमें करता है। किसी की आवाज मोटी होती है, किसी की आवाज पतली होती है। हर मच्छर की आवाज तो बिल्कुल पतली होगी। तो हम कहेंगे सर जो आपकी पिच होती है ये निर्भर करती है, ये किस पर करती है, तो आपकी आवृत्ति पर करती है। किस पर आवृत्ति करती है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, जो कि जवाब सभी का बिल्कुल सही आ रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है सर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके 14 में कि वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए यहाँ पर देना है आपका जो आंसर है राइट, इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर वायु का जो तापमान है कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता जो होती है ना, याद रखिए इसका आंसर आपके हो जाएगा जो आपकी आर्द्रता होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है ना, जब वायु का तापमान कम होता है तो सापेक्ष आर्द्रता क्या होता है यहाँ पर बढ़ जाती है। आप सर्दियों में देखे होंगे कि जो गाड़ियां की आवाज होती है ना दूर दूर, जैसे आपके यहाँ से ट्रेन वगैरह है ना, तो इनमें क्या होता है सर्दियों में ज्यादा सुनाई देती है, गर्मियों में कम। तो याद रखिए आर्द्रता होने पर क्या होता है कि यहाँ पर जो तापमान कम होने पर आर्द्रता है ना, याद रखिएगा बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है। हड़प्पा काल से दोस्तों याद रखिए हड़प्पा कालीन से जो खेल का मैदान है वो मिला है। यहाँ पर 15 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा आपके धौलावीरा से। जो ऑप्शन आपका सी है यहाँ पर धौलावीरा, आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। धौलावीरा जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 16 है और आपसे कह रहा है, चलो ये क्लास आपको लाइव लग रही है क्या। चलो, चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है। चलो बताना है, यहाँ पर दिया है कि चिपको आंदोलन के जो जन्मदाता हैं के रूप में जाना जाता है वो किसको जानते हैं। 16 का ऑप्शन देना है। सेशन को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा है ना, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं तो यहाँ पर सेशन को लाइक शेयर करते चलेंगे। चिपको आंदोलन के जन्मदाता है इसके रूप में जो जाना जाता है, यहाँ पर 16 नंबर का जो ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा। याद रखिए सुंदरलाल बहुगुणा जिसका ऑप्शन आ गया है सुंदरलाल बहुगुणा बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है 17 नंबर में कि मानव का जो हृदय है कितने भागों में विभाजित होता है। मानव का जो हृदय है वो कितने भागों में विभाजित होता है 17 नंबर में। तो 17 का ऑप्शन दोस्तों याद रखिए 4 भागों में। कितने भागों में, तो 4 भागों में बटा होता है। दायां लिंद, बायां निलय और बायां है ना, यहाँ पर जो निलय होता है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 और आपसे कह रहा है कि वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था। ये जो आपकी बटलर कमेटी थी, याद रखिएगा बटलर कमेटी का जो उद्देश्य था यहाँ पर 18 नंबर में वो राइट आंसर में से क्या होगा। तो आपके 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा कि अंग्रेजी सरकार और देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना। ये बटलर कमेटी का उद्देश्य था कि जो अंग्रेजी सरकार थी और देशी राज्य के बीच जो संबंध थे इनको सुधारने के लिए बटलर कमेटी आपकी गठित की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ना है।
यहाँ पर आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है। मतलब जो बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है, इसमें अंतर किस चीज का है। अंतर जो आपकी है याद रखिएगा, देखो कर्म है, मोक्ष है, पुनर्जन्म है, लेकिन जो आत्मा दिया गया है, कहेंगे आत्मा और तप के विचार में अंतर है। इन दोनों धर्मों में अहिंसा और करुणा का महत्व दिया गया है। तो याद रखिए यहाँ पर मुख्य रूप जो आपका है आत्मा और तप के जो विचार है उस पर आपका अंतर है। बस ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 20 नंबर में और आपसे कह रहा है कि किस सिख गुरु की हत्या मुगलों के द्वारा की गई थी। यहाँ पर 20 नंबर दिया है और दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो आपके गुरु तेग बहादुर हैं, इनके जो आपके 9वें गुरु आपके रहे हैं, इनकी हत्या की गई थी। गुरु अर्जुन देव जो आपके 5वें नंबर के रहे, इनकी हत्या की गई। मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ए और बी जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आपका 21 है और आपसे कह रहा है कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उद्देश्य कहाँ दिया है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उद्देश्य जो दिया है वो दिया है, याद रखिए कहाँ पर दिया था। तो आप कहेंगे सर ये आपके राजगृह में दिया था। 21 को ऑप्शन डी हो जाएगा। सर इन्होंने अपना पहला उद्देश्य जो दिया था राजगृह में दिया था। ऑप्शन नंबर आपका डी जिसका आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंगे। 22 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों यांत्रिक तरंगों में से देखा जाए तो आपकी जो ध्वनि तरंगे होती हैं, कौन है, ध्वनि तरंगे होती हैं, भूकंप तरंगे होती हैं, जल तरंगे होती हैं, है ना, ये यांत्रिक तरंगों के उदाहरण होते हैं। ये यांत्रिक तरंग मतलब जो माध्यम के कण होते हैं परमाणु की कंपन से बनती हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाए कि यांत्रिक तरंगों में ध्वनि तरंगे, भूकंप तरंगे, जल तरंगे आपकी आती है। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 23 नंबर में, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। दोस्तों 23 नंबर आपको याद होगा ये मिथाइल आइसोसाइनाइड है, इसका रिसाव हुआ था और ये भोपाल गैस त्रासदी के नाम से अभी भी जाना जाता है। वहां पर एक कंपनी थी जो अमेरिका की कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड, है ना, जो कीटनाशक फैक्ट्री से ये हादसा हुआ था। ये बात है रात 1984 में आपके 2-3 दिसंबर में, है ना। तो बहुत लोगों की यहाँ पर मौत भी हुई थी। अगला तो इसका आंसर आपका फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है सर राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। 24 नंबर में से पहले ऑप्शन को देखते हैं। कहेंगे सर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का जो उत्क्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जाता है, आप कहेंगे सही है। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक आपकी प्रक्रिया है, आप कहेंगे ये भी सही है और ये भी सही है और ये भी सही है। महाभियोग प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ऐसी बात गलत है, क्योंकि महाभियोग के लिए याद रखिएगा कि आपकी महाभियोग के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही उत्तरदायी आपके होते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन 11 बजे क्लास चलती है जीके की, और जीके पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता है ना, और वही रोते हैं जो जीके नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिए इसलिए बच्चे कम होते हैं क्योंकि जीके क्लास होती है। जीके किसी को ज्यादा अच्छा लगती नहीं है, जबकि बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है, पढ़ा जाए तो बड़ा मजा आता है लगाने में, लेकिन पढ़ते नहीं है। क्या करेंगे, कहेंगे सर क्लास चलाइए जीके क्लास चलाइए, और कहेंगे जरूर, लेकिन क्लास में वही नहीं आते हैं जो ये कहते हैं कि सर क्लास चलाइए। किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं। 25 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए यहाँ पर देखा जाए तो किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य पूछा गया है, विधानसभा की बात कह रहा है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल सही है। यहाँ पर याद रखिएगा 5 सभा हो सकते हैं, क्योंकि विधानसभा की बात हो रही है, लोकसभा की बात नहीं हो रही जो आप लोग ये लगा रहे हैं। यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपका 26 है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। 20 सूत्रीय जो आर्थिक कार्यक्रम है ये किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा 26 नंबर है और 26 का जो ऑप्शन बनेगा वो सी हो जाएगा 1975 में। कब, 1975 में टीपीपी की शुरुआत हुई थी, अर्थात यहाँ पर 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। उस समय जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी ने लॉन्च किया था और इस कार्यक्रम में मकसद था कि गरीबी को खत्म किया जाए और हम लोगों की जिंदगी बेहतर बनाया जा सके। तो आंसर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 और 27 नंबर में आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से मूल अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। ये ऐसे मूल अधिकार हैं जो आपके भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त हैं और आपके विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो कहेंगे सर विधि के समक्ष समता और विधि का जो समान संरक्षण है, अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण होगा, है ना। यहाँ पर देखा जाए 14 में है, ये आपके 22 में लगभग आपको मिलेगा। प्राणदैहिक स्वतंत्रता आपका 21 में आपका है, मतलब यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। ये सभी आपके जो स्वतंत्रता है वो आपके भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी आपको प्राप्त है। क्वेश्चन दिया है कि बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है। दोस्तों ये जो बैलगाड़ी आपकी है, ये जो चित्र बनाया गया है वो कौन से चित्रकार हैं जो ये बनाया है, तो ये है आपके दोस्तों अबुल हसन। याद रखिए अबुल हसन नामक चित्रकार थे जिन्होंने बैलगाड़ी का चित्र बनाया था। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ बताना है।
29 नंबर दिया है तो आप कहेंगे सर भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ जो निजी क्षेत्र का विद्यमान होना ही होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मतलब उसमें सार्वजनिक क्षेत्र भी होगा और आपका निजी क्षेत्र का भी यहाँ पर भागीदारी होगी, मतलब फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपका 30 दिया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि शाहजहांनामा के लेखक आपके कौन है। शाहजहांनामा के जो लेखक हैं वो आपके 30 नंबर में वो आपके हैं कौन। तो 30 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा वो आपका सी हो जाएगा, इनायत खां है। याद रखिए यहाँ पर दिया है इनायत खां, शाहजहांनामा पूछा गया है ना, यहाँ पर देखिए शाहजहांनामा पूछा गया है तो इसका आंसर आपका इनायत खां बनेगा। जो आंसर आपका आ गया है यहाँ पर आंसर आपका सी राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये फारसी भाषा में आपकी की गई है, फारसी भाषा में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है 31 नंबर में दिया गया है कि वेलेजली की जो सहायक संधि है इसको स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है। 31 नंबर में बताना है कि सर दूसरा जो राज्य था वो आपका था क्या। तो यहाँ पर पहला तो सतारा था, यहाँ पर दूसरा था आपका मैसूर। यहाँ पर याद रखिए दूसरा पूछा है तो ये बात है 1799 में टीपू सुल्तान के हार के बाद मैसूर के शासक ने संधि स्वीकार कर लिया था। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन से हैं। हमने आपको कहा था अगर ब्रह्म समाज पूछे तो राजा राम मोहन राय होता है, लेकिन अगर आपसे पूछे सर भारतीय ब्रह्म समाज तो फिर आपको केशव चंद्र सेन बताना है। क्या बताना है, केशव चंद्र सेन बताना है। यहाँ पर जो 32 नंबर दिया गया है तो 32 का ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगर सिर्फ ब्रह्म समाज पूछे तो फिर आपको राजा राम मोहन राय देना है, और पूरा पूरा पूछ लेता है तो फिर आपकी केशव चंद्र सेन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 33 और आपसे कह रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया का सोसाइटी है और इसकी स्थापना जो किया था वो किसने किया था। दोस्तों ये आपके कौन है, तो आप कहेंगे सर ये गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। यहाँ पर मतलब ऑप्शन नंबर आपको जो दिया है 33 नंबर में आपका सी हो जाएगा कि सर जो आपके गोपाल कृष्ण गोखले हैं, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था, जो कि 1905 में किया था, महाराष्ट्र के पुणे में किया था। तो आंसर नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 34 है और आपसे कह रहा है कि सर कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। 34 नंबर दिया है और 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो आपका है वर्धा है ना, वर्धा जो आपका है, कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आ गया है वो राइट हो जाएगा, यहाँ पर आपका वर्धा बनेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है, यहाँ पर देखो दिया गया है शुष्क सेल, कह रहा है शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है। शुष्क सेल में जो प्रयोग होता है वो किसका होता है 35 नंबर में। तो याद रखिए ये जो आपका है अमोनियम क्लोराइड, कौन होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, जिंक क्लोराइड होता है, जिंक कार्बन होता है, मैग्नीज होता है, यानी इसके ऑक्साइड होते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 36 है और आपसे कह रहा है टांका निम्न में से किसका मिश्र धातु है। जो टांका बना होता है वो किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो टांका जो होता है दोस्तों टिन और सीसा का मिलकर बना होता है। फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है सर 37 नंबर, और 37 में क्या दिया गया है कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का जो विरोध किया था वो किसने किया था। महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था उसका विरोध करने वाले भी व्यक्ति थे, और ये जो विरोध किया था वो विरोध किया था आपके याद रखिए एनी बेसेंट ने भी किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी किया था, विपिन चंद्रपाल ने किया था। तो यहाँ पर आंसर आपका डी, इनमें से सभी आपका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 38 नंबर में और कह रहा है कि किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। एक विटामिन है जिसको हम लोग यहाँ पर विटामिन को हार्मोन भी मानते हैं, और ये जो हार्मोन होता है विटामिन डी होता है। याद रखिए विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है, या एक पोषक तत्व जिसकी हमें जरूरत होती है, और जो हार्मोन है वो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है और 39 नंबर में आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। मतलब जो कोबाल्ट 7 होता है विकिरण में हम लोग विकिरण चिकित्सा में प्रयोग करते हैं। इससे जो उत्सर्जन होता है वो होता है गामा किरणों का। किसका होता है, गामा किरणों का होता है। इसका आंसर आपका सही हो जाएगा, गामा किरणों का इसमें उत्सर्जन होता है। याद रखिए क्योंकि गामा किरणें छोड़ता है। गामा किरणों की मदद से कैंसर की जो कोशिका है उसको नष्ट किया जाता है ना। कैंसर की जो कोशिकाएं होती हैं नष्ट कर किया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा जो कैंसर के मरीज होते हैं उनमें थेरेपी कराना पड़ता है ना। वो थेरेपी जो आपकी होती है बहुत ही खतरनाक आपकी होती है, तो इसलिए आंसर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है 40 नंबर में और आपसे कह रहा है निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी यहाँ पर है क्या। क्रोएशिया की राजधानी पूछा है तो आप कहेंगे सर क्रोएशिया की राजधानी जो आपकी है ये आपकी यूक्रेन यूरोप में स्थित रहा है, और ये आपका जगरेब, ये जगरेब जो आपकी है यहाँ पर फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा। जिसका जगरेब आया है बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये यूरोप में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा का संबंध जो आपका है वो किस खेल से है। नीरज चोपड़ा का जो संबंध है वो आपके किस खेल से है। तो आप कहेंगे सर ये तो आपके भाला फेंक से जुड़े हैं। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, भाला फेंक से। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है और आपसे कहा गया है यहाँ पर क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था।
42 नंबर में याद रखिएगा, यहाँ पर जो आंसर आपका बी दिया गया है आपके 1974 ईस्वी। 1974 में जल प्रदूषण जो आपका है निवारण अधिनियम ये संसद ने पारित किया था, है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 43 में, सुबनश्री और धनश्री नदियां किस राज्य में प्रवाहित होती हैं? जो सुबनश्री हैं और धनश्री नदियां हैं वो किस राज्य में मिलेंगी? दोस्तों 43 नंबर की बात करते हैं तो ये आपके असम में मिलेंगे। फर्स्ट नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, असम में आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है आपके 44 नंबर में कि असम कितने राज्यों और कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? ये जो असम है वो कितने राज्यों से और कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? अब आप लोग बताइए जल्दी से, यहाँ पर आंसर क्या होगा? असम कितने राज्यों और कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? 44 नंबर की बात करते हैं तो 44 नंबर में देखिए यहाँ पर 5 राज्य नहीं होगा, ना ही 3 देश होगा, 2 देश जरूर होगा। 2 देश का मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा कि असम की जो है वो 7 राज्यों और 2 देशों से लगती है। मतलब आपका आंसर सी हो जाएगा। जैसे आपके उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड, मणिपुर, दक्षिण में जब जाएंगे तो आपको मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश मिलेगा, और पश्चिम में पश्चिम बंगाल मिलेगा, है ना। तो भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, भूटान और बांग्लादेश का मतलब ऑप्शन आपका जो आएगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 45 और आपसे कह रहा है कि भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो स्थान है वो आपका है क्या? आपने यूपी में पढ़ा कि यूपी तो आपका 4th स्थान है। अगर हम पूछे क्षेत्रफल के हिसाब में बिहार, तो बिहार भारत में 12वां स्थान रखता है। याद रखिए 12वां सबसे बड़ा आपका राज्य है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? 46 नंबर में याद रखिएगा कोपेनहेगन ने जलवायु का वर्गीकरण किया है, और वर्गीकरण किया है तो उन्होंने कहा है कि जो आपकी मानसून ग्रीष्म के साथ यहाँ प्रतिनिधित्व करती है। 46 नंबर में ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर है कि सर यहाँ पर आपके गर्म ग्रीष्म काल और मानसून की तरह ये आपके भारत की जलवायु है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको इंजूम कर देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 47 और आपसे कह रहा है कि अरल सागर किन 2 देशों के बीच अवस्थित है? बताएगा जो अरल सागर है किन 2 देशों की सीमा पर अवस्थित है? अरल सागर, अरब नहीं है, अरल है, याद रखिएगा। आपने नाम सुना होगा उज्बेकिस्तान का और कजाकिस्तान का। तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच ये आपका मध्य एशिया में आपका पाया जाता है, और यह कभी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय भी हुआ करता था, है ना। और ये सूखा भी रहा है। तो यहाँ पर आंसर आपका जो बनेगा वो आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 48 और आपसे कह रहा है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? याद रखिए 48 नंबर है, और 48 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये जो अनुच्छेद 39 का कहा है इसमें कहा गया है समान न्याय मिलेगा और निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी। ये ऑप्शन नंबर आपका सी में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है अनुच्छेद 21 के ए में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? मतलब ये 21 ए है, इसको जो जोड़ा गया था ये कब जोड़ा गया था, कौन सा संशोधन हुआ? 86 नंबर का संशोधन हुआ था, और 86 नंबर के संशोधन में दोस्तों याद रखिए 2002 में ये आपका जोड़ा गया था, और देखा जाए तो आपके 12 दिसंबर 2002 से लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 50 में और आपसे कह रहा है कौन सी संस्था है जो आपकी सुमेलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन यहाँ पर देखो दिया गया है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो आपकी 1963 में, केंद्रीय सतर्कता आयोग आपकी 1964 में, और अगला है कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून कब पारित हुआ था? यहाँ पर हम बात करें कि जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून है याद रखिए 1988 को आया था। कब आया था? तो आपके 1988 को आया था, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी गलत दिया है। जो प्रवर्तन निदेशालय है अर्थात जो ईडी है आपकी स्थापना आपकी 1956 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर ये क्लास क्या होती है, कंप्लीट होती है। जीके की क्लास है, थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, और जो जीके है आपको मालूम है कि लेवल इसमें से है क्या, है ना। हमने आपको बताया है कि इस लेवल के साथ अगर तैयारी करते हैं तो भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा बहुत किताबों से आप पढ़ते रहेंगे तो जीके भी आपकी मजबूत हो जाएगी। बाकी सेशन को लाइक शेयर जरूर करते रहेगा ताकि हम भी मोटिवेट रहें और आप भी मोटिवेट रहें, ठीक है ना। तो जितने साथी यहाँ पर जुड़े हैं तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। बाकी ऑफलाइन देख रहे हैं तो ऑफलाइन भी सेशन को लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नए सेशन।